हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 37वां सेट है। और इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप टी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो ये पुस्तक है गीतांजलि श्री की। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, गीतांजलि श्री। टॉम्ब ऑफ सैंड भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा 2018 में इसे लिखा गया था और ये हिंदी भाषी एक उपन्यास है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। 2022 में यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय भाषा से अनुवादित पहली उपन्यास बन गई है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली भारतीय भाषा से अनुवादित पहला उपन्यास बन गया है। मेंस हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो किसके द्वारा ये जीता गया था? जर्मनी के द्वारा जीता गया था। मेंस हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है और जर्मनी ने अपना तीसरा खिताब जीता है। और उपविजेता कौन रहा था? बेल्जियम। तो जीता किसने है मेंस हॉकी विश्व कप? जर्मनी ने। और उपविजेता कौन है? बेल्जियम। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मॉनिटर और स्पीकर और प्रिंटर, ये जो तीनों हैं आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। डायनासोर किस युग में रहते थे? डायनासोर मेसोजोइक युग में रहते थे। मेसोजोइक युग क्रेटेशियस पीरियड और जुरासिक पीरियड के बीच की अवधि है। डायनासोर युग का अवधि काल 180 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले का है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है या किया गया है? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। जो भाग 3 है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान करते हैं और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचाते हैं। भारत में सबसे ऊंचा झरना किस नदी पर पाया जाता है? ये पाया जाता है बारह नदी पर। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना बाराही नदी पर पाया जाता है। पुराना संसद भवन एक वृत्ताकार भवन है जिसके डिजाइन आर्किटेक्ट या खालिस्तान, और यहाँ भी खालिस्तान है, ने 1912 और 13 में तैयार किया था। यानी इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ड ब्रेकर के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। और पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो जो नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को और उद्घाटन हुआ था 1927 को। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है या कुंचिकल झरना। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। और बात करें कुंचिकल जलप्रपात की, तो ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? बाराही नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर ऊंचा है और यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ये जब समग्र ऊंचाई की बात की जाए तो ये याद रखिएगा 3 पॉइंट। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नदी कौन सी है? बाराही। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 455 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कुंचिकल जो जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो यहाँ खालिस्तान है का निर्माण होता है। तो जलप्रपात का निर्माण होता है जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? ये विंबलडन ओपन है। तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन है और इसकी शुरुआत कब हुई थी?
1877 ईस्वी में। और यह टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है ये भी पूछा जाता है कि विंबलडन किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो याद रखिएगा ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और शुरुआत कब हुई थी? 1877 ईस्वी में। टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं टेनिस में। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये वर्ष में हर वर्ष 4 आयोजित किए जाते हैं। और जो इनका क्रम है ये इसी क्रम में दिए गए हैं। पहले होता है वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे पर फ्रेंच ओपन, तीसरे पर विंबलडन ओपन और यूएस ओपन लास्ट में होता है वर्ष के अंत में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में, फ्रेंच ओपन की 1891 और विंबलडन 1877 में और यूएस ओपन 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई थी? विंबलडन ओपन की। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन या मैग्निफिकेशन -0.65 है 0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अब देखिए ये उल्टा माइनस में है तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी तो वास्तविक भी होगी। तो उल्टी के साथ होती है वास्तविक। अगर यहाँ प्लस में होता तो आभासी होती और सीधी इमेज बनती। तो यह माइनस में है तो ये उल्टी बनेगी, पहले तो उल्टी और फिर वास्तविक इमेज होगी। और यहाँ पर आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऐसे पहचानेंगे m बराबर यानी 1 बराबर, जो अगर 1 के बराबर होगा m का मान यानी मैग्निफिकेशन का मान 1 के बराबर होगा तो इमेज बनेगी समान। अगर 1 से छोटा होगा m का मान तो इमेज बनेगी छोटी। अगर 1 का मान नहीं m का मान 1 से बड़ा होगा तो इमेज बनेगी बड़ी। और जो यहाँ पर मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है m की यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 से कम, तो इमेज बनेगी छोटी। तो उत्तर आएगा उल्टा वास्तविक और इमेज बनेगी छोटी। तो ये तीनों ही जहाँ ऑप्शन में होंगे वही इसका राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी सही है, उल्टा वास्तविक और इमेज छोटी बनेगी। खाली स्थान यानी कौन 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। देखिए दोस्तों समझिए, जो हमारा रक्त है वो किडनी में जाता है, फिर वहाँ से जो किडनी है एक्स्ट्रा वाटर, रक्त में से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल के जो कचरा बचता है उसे कहते हैं मूत्र या यूरिन। तो जो मूत्र है वो इन दोनों नलिकाओं के माध्यम से, एक ये है दोनों नलिकाओं के माध्यम से तो यहाँ पहुँचता है ब्लैडर या मूत्राशय में। और ये जो दोनों नलिका हैं इन्हें बोलते हैं मूत्रवाहिनी। तो ब्लैडर के जाने के बाद एक और नलिका होती है छोटी सी, तो वहाँ से मूत्र बाहर निकलता है यानी यूरिन बाहर निकलता है, उसे कहते हैं मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मूत्रमार्ग। मूत्रवाहिनी चिकनी मांसपेशियों से बनी नलिकाएं होती हैं ये वाली, जो मूत्र को गुर्दे यानी किडनी से मूत्राशय यानी यूरिन ब्लैडर तक ले जाती हैं। 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाती है, उसे मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो ब्लैडर से नीचे है। पुरुषों में मूत्रमार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में अपेक्षाकृत यह छोटी होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। जोग झरना या जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित हैं? तो ये कहाँ पर है? शरावती नदी पर स्थित हैं। और जोग झरना ये कहाँ पर स्थित है? शिवमोगा जिले कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ऊंचाई कितनी इसकी? 253 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा, और नदी किस नदी पर है? शरावती नदी पर। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। जोग जलप्रपात को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गारसोपा और महात्मा गांधी जोग प्रपात, तो इन दोनों नाम से जोग जलप्रपात को, इसका दूसरा नाम है, इसके नाम से जाना जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये और भी दोनों। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान
या नेशनल पार्क कौन सा है? ये पूर्वी ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का पहला नेशनल पार्क किस देश ने स्थापित किया था? तो दुनिया का पहला नेशनल पार्क स्थापित किया था अमेरिका ने। और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क था, यूएसए में स्थापित किया गया था 1872 ईस्वी में। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था या किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण पल्लव राजवंश के राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने 7वीं शताब्दी में इस स्थल पर निर्मित ग्रंथिम लास और महाबलीपुरम के आसपास कई प्रमुख भवनों के साथ इस समुद्र तट का निर्माण कराया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय निम्न में से किस राजवंश के शासक थे? तो किस राजवंश के वे शासक थे? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव राजवंश। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। लोहे के ऑक्साइड यानी जो फेरिक ऑक्साइड है वो लोहे का ऑक्साइड है और इसका सूत्र है Fe2O3 के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड एक लाल भूरे रंग का यौगिक है और मिट्टी में इसकी उपस्थिति मिट्टी को लाल रंग प्रदान करती है। और बात करें लोहे ऑक्साइड के बारे में तो इसे आमतौर पर फेरिक ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। एक रासायनिक यौगिक है जो लोहे या आयरन और ऑक्सीजन के आणविक रूपांतरण का परिणाम है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने किसे हराकर आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और इसने हराया किसको है? सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर केकेआर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद रही है उपविजेता और विजेता रहा है केकेआर। और इसी के साथ कोच गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद आईपीएल की 3 ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है केकेआर। तो आईपीएल की अब तक तीन बार ट्रॉफी किसने जीती हैं? केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने। तो 3 टीमें हैं जिन्होंने आईपीएल की 3 बार ट्रॉफी जीत ली अब तक। और केकेआर के कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर। और इसके कोच कौन है? गौतम गंभीर। इससे पहले केकेआर ने 2012 और 2014 में आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं? महाद्वीप कहा जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, महाद्वीप। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीप 7 हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। देखिए, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये हैं 7 महाद्वीप पृथ्वी पर। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उनसे संबंधित देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैदान सही है? तो सवाना अफ्रीका में है, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। कंपोज ब्राज़ील में है और लानोज घास के मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में है। तो ये सभी सही हैं, इनका मिलान सभी का सही है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। देश का पहला एक्वेरियम कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था मुंबई, महाराष्ट्र में। तब इसका नाम बम्बई था। 27 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले एक्वेरियम तारापोर वाला एक्वेरियम का उद्घाटन मुंबई, अब मुंबई है तब बम्बई में किया था। वर्तमान में इसमें 400 से अधिक प्रजातियों की लगभग 2000 मछलियाँ हैं। एक सार्वजनिक एक्वेरियम या सार्वजनिक जल चिड़ियाघर एक चिड़ियाघर का जलीय प्रतिरूप है और जिसमें जनता को देखने के लिए जीवित जलीय जीव, जानवर और पौधों के नमूने रहते हैं। दुनिया का पहला सार्वजनिक एक्वेरियम लंदन में खोला गया था 1853 ईस्वी में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का यह कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण ये खेला गया था 2023 में इसका। और बात करें फीफा के बारे में, जो फीफा महिला विश्व कप 2023 के बारे में, तो ये विजेता कौन बना था इसका? स्पेन बना था विजेता
और मेज़बानी किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों ने इसकी संयुक्त रूप से मेज़बानी की थी। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, तो संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे ये दोनों देश। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये और भी दोनों। यह विश्व कप 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह मेज़बानी में होने वाला है। T20 क्रिकेट विश्व कप का ये 9वां संस्करण होगा। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात लगभग कितना है? इसका आंसर है 3:7 का। तो जो भू क्षेत्रफल है वो कम है, यानी 30% लगभग, और जल का क्षेत्रफल लगभग 70% है। जो अनुपात दिया गया है इसके हिसाब से भारत की संसद यहाँ खालिस्तान और यहाँ भी खालिस्तान से मिलकर बनती है, यानी भारत की संसद किसको मिलाकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर बनती है भारत की संसद। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है भारत की संसद। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। पीएम मोदी के प्रस्ताव को 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के बाद 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तारीख 21 जून को इसलिए प्रस्तावित किया गया था क्योंकि यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। कर्मा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों में ही प्रसिद्ध है, यानी दोनों ही आयोजित किया जाता है दोनों राज्यों में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये और भी दोनों। कर्मा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है और यह नृत्य विशेष रूप से आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है और इसे फसल कटाई के समय खासकर कर्मा पर्व के दौरान मनाया जाता है। कर्मा नृत्य में आदिवासी लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। इसके अलावा यह झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित हैं। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें भी कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्न में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के अन्य राजकीय चिन्ह दिए गए हैं। तो राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस क्रेन है। फूल क्या है? पलाश है। और राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पेड़ कौन है? अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ अशोक का पेड़ है। घाना पश्चिम में स्थित एक देश है। तो पश्चिम में यह खालिस्तान है, तो कहाँ पर स्थित है घाना? घाना पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। देखिए घाना की स्थिति यहाँ पर है, तो ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है घाना। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अफ्रीका। घाना पश्चिमी अफ्रीकी देश है। यह गिनी की खाड़ी और दक्षिण में अटलांटिका महासागर से सटा हुआ है। घाना देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो घाना देश की राजधानी है अकरा, और घाना देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर घाना का अकरा है। वर्तमान में घाना के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो अडो। घाना देश की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो घाना देश की मुद्रा है सेडी। आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था माउंट विंसन मैसिव कहाँ पर स्थित है? माउंट विंसन मैसिव है अंटार्कटिका पर स्थित है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अंटार्कटिका। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है?